इसमें हम आज ताज का शासन जो हमने आपको बताया था कि 1858 से लेकर 1947 तक रहा। इसमें सबसे पहले हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अब हम इस अधिनियम के बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव इसका सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अतः ब्रिटिश संसद के प्रति वह उत्तरदायी भी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य यदि हम बात करें तो वो था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विरासत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार दिए और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता थी कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकार दिए। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नर को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम प्रयोग में नहीं हुआ। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इस अधिनियम ने दोनों सत्रों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र सिंह सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचिका के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया।